Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching प्रोडक्ट्स अड्डा। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 38 और वैसे देखें तो क्लास नंबर 20 है और आज से हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं अपने पास क्या ICAI के स्टडी मटेरियल में जो सैलरी चैप्टर के क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब हम उनकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए आए आप सभी को मैं बता दूं, हमने इससे पहले पूरे सैलरी चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है। आप चाहें तो सबसे पहले वो चैप्टर पूरा कंप्लीट देख सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो पर आएंगे सो दैट आपको ज़्यादा क्लियरिटी से समझ आएंगी। जो ICAI की न्यूमेरिकल्स है वो ज़्यादा क्लियरली समझ आएंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे बिल्कुल क्लियर होंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम एक एक करके उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। और हमारे मॉड्यूल के अंदर आई थिंक 6-7 क्वेश्चंस हैं, तो एक आज वीडियो बनाऊंगा, एक और वीडियो बना दूं, तो 2 वीडियोस के अंदर वो सारे क्वेश्चन अपने कवर हो जाएंगे। तो ये ICAI के मॉड्यूल का पार्ट नंबर 1 है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 की एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें बचे हुए टॉपिक्स हम वहां पर करें, बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ साथ। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद XY लिमिटेड। मिस्टर मोहित जो है वो XY लिमिटेड में एंगेज्ड है, जिनकी बेसिक पे ऑन अ बेसिक पे ₹10,000 पर मंथ। उनकी बेसिक पे है 10,000 रुपए पर मंथ, यानी साल की होगी 1,20,000 रुपए। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू DNS अलाउंस एट द रेट 100% ऑफ द बेसिक सैलरी। जितनी उनकी बेसिक सैलरी है उतना ही उनका DNS अलाउंस है। इट मीन्स अगर उनकी बेसिक सैलरी 10,000 है तो उनका DNS अलाउंस भी 10,000 रुपीज पर मंथ ही होगा, जिसमें लिखा हुआ है 50% ऑफ विच इंक्लूडेड इन सैलरी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसमें से 50% जो है वो आपका DA इन टर्म्स है। DA इन टर्म्स का मतलब क्या होता है कि ये फॉर्मिंग पार्ट है। तो जब हम सैलरी को डिफाइन करेंगे कहीं पर और वहां पर डिफाइन करते टाइम DA का फॉर्मिंग पार्ट लेना होता है, DA इन टर्म्स लेना होता है, तो हम DA का सिर्फ 50% ही उसमें शामिल करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है द कंपनी गिव हिम हाउस रेंट अलाउंसेस ₹6,000 पर मंथ। और साथ के साथ कंपनी ने मिस्टर मोहित को क्या दिया हुआ है, 6,000 रुपए का हाउस रेंट अलाउंस दिया है, यानी HRA दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है विच वॉज इंक्रीज ₹7,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2024। और जानते हैं ये जो उसे HRA मिल रहा है ये 1,000 रुपए बढ़ाकर, यानी आप 7,000 कर दिया गया 1 जनवरी 2024 से। यानी 1 जनवरी 2024 से पहले तक उसका जो HRA था वो 6,000 उसे मिलता था, फिर उसको बढ़ा के 7,000 कर दिया गया इस तारीख से। लिखा है ही ऑल्सो गॉट एन इंक्रीमेंट ₹1,000। और साथ के साथ, अच्छा देखिए HRA तो मिला ही मिला इंक्रीमेंट होते हुए, साथ के साथ उसकी जो बेसिक पे है वो भी उन्होंने बढ़ा दी है। तो वही लिखा हुआ है ही ऑल्सो गेट इंक्रीमेंट ऑफ ₹1,000 पर मंथ इन हिज बेसिक सैलरी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2024। 1 फरवरी 2024 को मिस्टर मोहित की जो बेसिक सैलरी है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। वो भी कितने रुपए से, 1,000 रुपए से। यानी पहले जो बेसिक पे उसका 10,000 था, अब वो बढ़कर 11,000 हो गया 1 फरवरी। देखा जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर सिर्फ 2 ही महीने की सैलरी उसकी बढ़ी हुई आई। आगे लिखा हुआ है रेंट वो एक्चुअली में जो पे करता है ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर इज एज अंडर। वो कितना कितना रेंट पे करता है 3 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला दे रखा है अप्रैल से लेकर मई तक, मतलब अप्रैल 23 से लेकर मई 23 यानी 3 महीने तक उसने जो रेंट पे किया वो कुछ भी पे नहीं किया, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। अरे जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, कोई एक्चुअल रेंट ही पे नहीं करता, तो क्या यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन की जाएगी? नो। आगे लिखा हुआ है कि जून से लेकर अक्टूबर तक, यानी कि ऐसे समझिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 5 महीनों का जो रेंट उसने पे किया वो पे किया 6,000 रुपीज पर मंथ। 6,000 रुपीज पर मंथ, वो भी गाजियाबाद में। अच्छा गाजियाबाद कहाँ पड़ता है? ये जो सिटी है ये यूपी में पड़ती है। कहाँ पर? यूपी में। दिल्ली NCR में पड़ती है वैसे तो, बट जो मेनली है वो यूपी ही लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो जब हम RBS निकालेंगे तो 40% वाला केस इसमें लगने वाला है। इसके बाद अपने पास है नवंबर 23 से लेकर मार्च 24 तक जो किराया था वो हो गया 8,000 रुपये, क्योंकि उसने अपने घर को शिफ्ट कर लिया। अब वो कहाँ रहने लगा है? दिल्ली में रहने लगा है। तो दिल्ली की वजह से वो, क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इस वजह से थोड़ा किराया महंगा होकर 8,000 रुपये हो गया। तो 3 चीज़ें दे रखी हैं। कुछ टाइम तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा, कुछ टाइम तक वो गाजियाबाद में रहा, कुछ टाइम तक वो दिल्ली में रहा। यानी ये पहला क्वेश्चन ऐसा देखें जहाँ पर रेंट और बहुत सारे इंक्रीमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कंप्यूट करना है आपको ग्रॉस सैलरी असेसमेंट ईयर 24-25। अगर 24-25 असेसमेंट ईयर है, इसका मतलब हमारा प्रीवियस ईयर क्या होने वाला है?
23-24 होने वाला है। फिर आगे लिखा हुआ है एज्यूम करना है कि वो एक्सरसाइज कर रहा है द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC क्लॉज 1 है। क्या मतलब है इसका कि जो मिस्टर मोहित हैं वो पुराने टैक्स रिजिम से टैक्स देना चाहते हैं। सर एक बात बताइए, क्वेश्चन ने तो हमसे सिर्फ सैलरी मांगी है, बट वो बार बार क्यों हमें ये बताते हैं कि पुराने या नए टैक्स रिजिम से अपना टैक्स पे करें। दोस्तों ये इसलिए बताई जाती है सो दैट आप ये पता लगा पाएं कि न्यू टैक्स रिजिम में बहुत से लोगों को कुछ एग्जम्पशन नहीं दी जाती है, तो हो सकता है इसको भी ना मिले, तो उसने साफ साफ बोल दिया इसको सारी एग्जम्पशन दो, क्योंकि ये पुराने टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग क्या पे करना चाहता है, अपना टैक्स पे करना चाहता है। आपको याद है ना, कुछ चीजें न्यू टैक्स रिजिम वालों से वंचित कर दी गई हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें स्लैब में ही इतना फायदा मिल जाता है इस कारण से, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया, बोलो क्लियर है। अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। अब जिस तरह से ICAI डिमांड करता है आंसर राइटिंग की, हम सेम आंसर राइटिंग अपने पास फॉलो अप करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पास। तो क्वेश्चन की लाइन, ठीक है, अभी क्वेश्चन क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उस साइड भी चला जाऊंगा। जब मैं उस साइड जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन को मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको चीजें समझानी भी तो है ना, इस वजह से, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि मैं इतने में ही सॉल्व कर लूँ, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा, मुझे उधर जाना भी पड़ सकता है, ठीक है। चलिए अभी तो फिलहाल मैं क्वेश्चन डिस्प्ले में ही रखूंगा। देखिए क्या लिखा है, मिस्टर मोहित के हम कैलकुलेशन करें और हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 23-24 है। तो देखिए जब हम अपने पास प्रेजेंटेशन करेंगे तो एक बेहतर प्रेजेंटेशन कैसी की जाती है मैं आपको समझाता हूं। देखिए हम एक बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए अगर बात करेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे अपने पास। तो सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर मोहित, और जो प्रीवियस ईयर है वो हमारा क्या है 23-24। हमारा मेन प्रीवियस ईयर क्या है 23-24, हम उसके लिए काम करेंगे। चलिए अब बताइए मिस्टर मोहित की जो बेसिक पे है वो कितना है। क्वेश्चन की पहली लाइन से समझ आ रहा है कि मिस्टर मोहित की जो बेसिक पे है वो है 10,000 रुपीज पर मंथ। तो लीजिए यहां पर मैं लिखूंगा बेसिक पे कितना 10,000 रुपीज पर मंथ। अच्छा एक बात बताओ, आपको याद है क्वेश्चन में थोड़े से आगे जाके, अच्छा इसमें ना कुछ इंक्रीमेंट वाली बातें बोलेंगे, तो मैं उसके लिए ना पहले वर्किंग नोट बनाऊंगा, मैं अभी बेसिक पे नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन में कुछ इंक्रीमेंट वगैरह हुए थे तो मुझे एक चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, आप मेरे साथ देना, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड करेंगे ताकि मैं वो चार्ट बना पाऊँ। क्वेश्चन में ये था कि उसकी बेसिक सैलरी थी 10,000 पर मंथ, जो कि और DNS अलाउंस मिलता था उससे 100%, 50% फॉर्मिंग पार्ट था। कंपनी उसको हाउस रेंट अलाउंस देती थी 6,000 रुपये पर मंथ, जिसको बढ़ा के 7,000 कर दिया गया 1/1/2024 को। चलो भाई 1/1/2024 में चेंज आया, ठीक है। और उसके बाद किस में चेंज आया था, उसके बाद जो चेंज आया था वो आया था उसकी सैलरी में, कि उसकी सैलरी जो है वो 1,000 से बढ़ गई है, वो भी कब 1 फरवरी को। तो एक चेंज आया था जनवरी में, एक चेंज आया फरवरी में, और उसके बाद चेंज आया अप्रैल से लेकर मई तक, जो उसने कोई रेंट पे नहीं किया। चलो मैं एक यहाँ पर चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ और आप सभी लोग इस चार्ट को ड्रॉ कर लोगे ना तो बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। चलिए यहां पर हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होगा 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024, ठीक है। देखो सबसे पहला चेंज तो ये था कि जो उसका रेंट था उसने 3 महीने रेंट पे ही नहीं किया। वो कौन सा था, अप्रैल मई, ठीक है। अप्रैल और मई 3 महीने भी नहीं बल्कि 2 ही महीने हुए, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, मई मंथ यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर मैं कहूँगा ये है आपका अप्रैल और ये है आपका मई। इस टाइम पर उसने कोई रेंट पे नहीं किया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेंट, ठीक है। रेंट कितना पे किया, निल, उसने कोई रेंट पे नहीं किया, ठीक है। इसके बाद उसने मई से जून से लेकर अक्टूबर तक जो रेंट पे किया है वो 6,000 रुपये पर मंथ किया है। तो लीजिए मई के बाद आता है आपका जून, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ये लीजिए जून, फिर आ गया आपका जुलाई, फिर आपका आ गया अगस्त, फिर आपका आ गया सितंबर, और ये कब तक चलेगा, सितंबर और अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। यहाँ तक जो रेंट पे किया गया वो था 6,000 रुपीज पर मंथ। कितना, 6,000 रुपए प्रति माह, 6,000 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ पर रेंट निल पे किया गया, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये लीजिए निल पे किया गया। फिर यहाँ पर 6,000 रुपये पर मंथ
पे किया गया। इसके बाद लिखा हुआ है फिर अगला चेंज कब आया, नवंबर में। नवंबर से लेकर मार्च तक रेंट कितना पे हुआ है, 8,000। नवंबर से लेकर अक्टूबर, ये आ गया आपका नवंबर, फिर आपका आ गया दिसंबर, फिर आपका आ गया जनवरी, फिर आपका आ गया फरवरी, फरवरी के बाद आपका आ गया मार्च। ठीक है, तो अब इतना लंबा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लीजिए मार्च, तो 31 मार्च 24। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेंट पे किया गया है वो है 8,000 रुपये पर मंथ। ये लीजिए यहाँ तक का रेंट पे किया गया है 8,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, 8,000 रुपये प्रति माह। ठीक है सर, ये क्यों बना रहे हो, क्योंकि एचआर की कैलकुलेशन के वक्त एग्जम्पशन लेने में आपको आसानी हो जाए इसलिए बना रहा हूँ, वरना कोई दिक्कत नहीं थी, मैं नहीं भी बनाता, बट दिक्कत आ सकती है और क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तो मैं आपको इजी वे बताऊंगा और तरीके वाला वे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद क्या है फिर, और बताइए चेंज कहाँ था। एक दोस्तों आपको याद है चेंज किस में आया था, बेसिक पे में। उसका बेसिक पे चेंज हुआ था, बेसिक पे जो 6,000 था वो बढ़कर 7,000 नहीं, बेसिक पे 10 से 11 हो गया था। वो भी कब, ये हुआ था 1 फरवरी को। ये लीजिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेसिक पे, बेसिक पे फैब में चेंज हुआ है, यानी यहाँ पर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि बेसिक पे के लिए अगर मैं एक लाइन बनाऊँ तो बेसिक पे मेरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कब चेंज आया था इसमें, ये चेंज आया था 1-2 को। ठीक है, नवंबर और जनवरी। ठीक है, यानी यहाँ तक का जो मेरा बेसिक पे था वो कितना था, 10,000 रुपीज़ पर मंथ। कितना था, 10,000 रुपीज़ पर मंथ था। और इसके बाद फरवरी और मार्च में जो मेरा बेसिक पे था वो बढ़कर कितना हो गया है, 11,000 रुपये पर मंथ हो गया है। बेसिक पे बढ़कर कितना हो गया है, 11,000 रुपये पर मंथ हो गया। ठीक है, और एक चेंज और था, एक चेंज और क्या था कि जो एचआरए मिलता था वो 6,000 से 7,000 हो गया था। वो भी कब, 1/1/2024 को। ये लीजिए यहाँ पर मैं लिखूंगा HRA। ठीक है, HRA, तो HRA अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, वैसे कब चेंज हुआ था, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दिसंबर तक उसको जो एचआरए मिलता था वो मिलता था 6,000 रुपये पर मंथ। लेकिन वो एचआरए जनवरी, फरवरी और मार्च में चेंज हो गया, अब यहाँ से मिलने लगा 7,000 रुपये पर मंथ। कितना, 7,000 रुपीज़ पर मंथ। 1/1/2024 से हाँ चेंज हो गया था। ठीक है, तो जो भी चेंजेस थे वो मैंने रेट्रोस्पेक्टिवली लिख लिए अपने पास। एक तो चेंज आया था मेरा रेंट में, एक चेंज आया था बेसिक पे में, एक चेंज आया था एचआरए में। तो ये चेंजेस मैंने लिख लिया। अब मुझे क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है जिससे कि मेरा टाइम खराब होगा, अब नहीं होगा। लेकिन बोलो क्लियर है, अब हम सॉल्व करेंगे। चलो, तो हमारा जो मेन सॉल्यूशन है वो यहाँ से शुरू होता है एक तरह से। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बेसिक पे, यहाँ पर लिखेंगे कितना, बेसिक पे। अब आप देखिए पे में देखिए 10,000 रुपये तक का बेसिक पे था यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10,000 इंटू में कितने मंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने तक ये था, प्लस फिर 11,000 था 2 महीने तक। 11,000 का बेसिक पे था 2 महीने तक, तो 11,000 इंटू में 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख और ये आपका आ जाएगा 22,000, तो 1,22,000 कितना, 1,22,000 रुपीज़ आ गया हमारा बेसिक पे। ठीक है, इसके बाद क्या लेंगे, डीएनएस अलाउंस। क्या लेंगे, डीएनएस अलाउंसेस। और आपको पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि डीएनएस अलाउंस 100% है ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे का क्या है, ये 100% है, इसलिए ये भी कितना होगा 1,22,000। ये भी कितना होगा, 1,22,000। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंसेस, एचआरए। ठीक है, अच्छा एचआरए के लिए मैं यहां पर बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, बल्कि ऐसे लिखता हूं कि एचआरए रिसीव्ड कितना है, ये बताओ एचआरए कितना मिल रहा था। सर एचआरए जो मिल रहा था उसे मिला था 6,000 रुपये का एचआरए मिल रहा था, कितने मंथ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने तक, तो उसे 6,000 मिला। इसके बाद उसे एचआरए मिलने लगा 7,000 रुपये, कितना, 7,000 रुपये, वो भी कितने, 1 2 3 महीने तक। तो टोटल एचआरए कितना मिला, 6 9 54 और 21,000। ये लीजिए 54 और 21, दिस इज 75,000। तो एचआरए कितना है,
75,000 रुपये, कितना 75,000 रुपये, उसमें से हम कुछ कर देंगे एग्जाम्प्ट। क्या कर देंगे? एग्जाम्प्ट। कौन सा सेक्शन था बताइए? सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A और रूल 2A, ठीक है। उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे? कुछ एग्जाम्प्ट कर देंगे। और वो कितना एग्जाम्प्ट करेंगे उसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट, और मैं लिखूंगा सी वर्किंग नोट नंबर 1, कि आप इसके लिए क्या देखें? वर्किंग नोट नंबर 1 को देखें, ठीक है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर, हमें क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूँ अपने पास, अब मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा अपने पास, ठीक है। चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। अब वर्किंग नोट दोस्तों जब भी हम बनाएंगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना, वो क्या? हमें इन चेंजेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये जितने चेंज हुए ना, कितनी बार चेंज हुआ है, अगर आप नोटिस करेंगे तो एक मतलब पहला चेंज यहाँ पर आया, उसके बाद अगला चेंज यहाँ पर आया 2, फिर अगला चेंज यहाँ जनवरी में आया था, दिसंबर में आया 3, फिर अगला चेंज जनवरी में आया, फिर फरवरी में आया। 4 चेंजेस आए हैं टोटल। कितने आए हैं? 4 चेंजेस। मैं चारों बार HRA की कैलकुलेशन को बार बार चेंज करूंगा, बार बार। आइए मैं बताता हूँ वो कैसे करेंगे, ठीक है। जो भी HRA, जो भी एग्जाम्पशन आएगी, माइनस करने का यहाँ लिख देना, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? आपका ग्रॉस सैलरी माइनस करके जो भी आएगा दैट इज आवर ग्रॉस सैलरी, ठीक है। अब नीचे बना देंगे हम वर्किंग नोट, ठीक है। यहां से हम बनाएंगे अपने पास वर्किंग नोट, और चलिए ये लीजिए, अब मैं यहां वर्किंग नोट बना रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 1। चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। अब हम जरा महीने डिसाइड करते हैं। महीने में क्या था हमारे पास? अब थोड़ा थोड़ा और आराम से चलो, ठीक है, ताकि मैं चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ आपको। अब ये बताओ कि जब हम HRA की कैलकुलेशन करते हैं तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल भी क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है ना। अरे बताओ ना, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल भी एग्जाम्प्ट होता है। वो क्या होता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग? सबसे पहला मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। जो भी इनमें से कम होगा वो हमारा एग्जाम्प्ट होगा। सबसे पहला एक्चुअल HRA received. Number 2, rent paid over 10% of retirement benefit salary. और तीसरा 50% of retirement benefit salary in case of मेट्रो सिटी, और 40% ऑफ RBS इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी, ठीक है। चलिए अब करते हैं। अब स्पेस वैसे नहीं बचा, अब मुझे उधर ही आना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। ठीक है, अब मुझे इधर आना पड़ेगा। आओ अब मेरे साथ साथ चलना आप लोग प्लीज। अब मुझे एक बात बताओ, जो चेंजेस हैं उसके हिसाब से अब हम HRA की कैलकुलेशन अपने पास करेंगे। पहला चेंज आया था अप्रैल और मई, 2 महीने में ही चेंज आ गया था, तो 2 महीने के हिसाब से निकालेंगे। किसके हिसाब से? 2 महीने के हिसाब से। आइए 2 महीने के हिसाब से निकालते हैं। तो अभी हम यहां पर लेंगे अपने पास 2 महीने, ठीक है। ये लो फर्स्ट 2 मंथ्स। अच्छा 2 मंथ्स कौन कौन से बताओ? ये मैं यहां पर लूंगा इस तरीके से। 2 महीने कौन कौन से? जिसमें आपका आएगा अप्रैल मंथ और आपका आएगा मई मंथ, 2 महीने का, ठीक है। 2 महीने की कैलकुलेशन में अलग अपने पास करने वाला हूं। बताइए 2 महीने के हिसाब से मुझे HRA कितना मिला होगा? सर 2 महीने के हिसाब से आपको HRA मिला था 6,000 रुपये पर मंथ। अगर 2 महीने की कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000, ठीक है। कितना आ जाएगा? 12,000। मैं यहाँ लिख दूँ ऐसे करके, पूरा लिखूँ? वैसे मैं सीधा लिख दूँ 12,000, आप डाउट में तो नहीं आओगे? 6,000 इंटू 2 किया है, ठीक है, क्योंकि 2 महीने की भी कैलकुलेशन हो रही है, क्योंकि 2 महीने में चेंज आया था इस वजह से, तो 6,000 इंटू 12 कर दिया। इसके बाद फिर अच्छा ये 2 महीने में चेंज, हाँ बताइए रेंट पेड ओवर 10% RBS, क्या कोई रेंट पे किया था इन 2 महीने में? तो वो अपने किसके साथ था? अपने पेरेंट्स के साथ था। तो क्या कोई रेंट पेड हुआ था? आंसर इज नो। जब रेंट पे ही नहीं हुआ, जब रेंट पे ही नहीं हुआ तो क्या कोई एग्जम्पशन आएगी? नहीं, 0। जब कोई रेंट पे ही नहीं हुआ, 1 मिनट हुआ दोस्तों,
तो जब कोई रेंट ही नहीं पे किया तो आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा कंफर्म कर रहा था कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलत वो मंथ ले लिया हूँ। ठीक है, तो 0। अब 50% ऑफ आरबीएस, सुनो मेरी बात, ये 0 नहीं, ये निल है, ये 0 नहीं, ये निल है। सर क्या आप आगे की कैलकुलेशन करोगे? दोस्तों सच बताऊं, मैं आगे की कैलकुलेशन पे जाऊंगा ही नहीं। सर क्यों? क्योंकि निल आ गया ना। जब तुमने रेंट नहीं पे किया तो क्या तुम्हें कोई एग्जम्पशन मिलेगी? प्रैक्टिकली बताओ, जब तुमने रेंट ही नहीं पे किया तो तुम्हें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, पूरा पूरा पार्ट क्या होगा तुम्हारा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी, यहाँ पर आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट आ गया आपका निल, मतलब यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर आपको कोई एग्जम्पशन देने वाले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, निल। यहाँ पर एचआर की कोई एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद अगला स्लैब हम करेंगे जून से लेकर अक्टूबर का, क्योंकि अगला चेंज आया था जून से अक्टूबर में। तो लो भाई, जून से लेकर अक्टूबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, ये आ गए। कितने मंथ है ये? 3 और 2 5, 5 महीने हुए। ठीक है, 5 महीने को अब हम बात करेंगे अपने पास। अब बताओ 5 महीने में एचआरए कितना मिला? सर एचआरए जो मिला था वो 6000 रुपये मिला था और अभी कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो मैं अपने यहाँ मल्टीप्लाई करवा के भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो एचआरए कितना था, 6000। तो लीजिए भाई, 6000 इंटू में 5 कितना आया, 30000। इसके बाद रेंट पेड ओवर 10% ऑफ आरबीएस, 5 महीने का बताओ रेंट पेड कितना है? सर यहाँ पे उसने रेंट पे करना शुरू कर दिया था 6000 रुपये। कितना? 6000। चलिए, तो 6000 इंटू 5 कितना हुआ बताओ? 6000 इंटू में 5, ये हो गया हमारा रेंट पेड, कि हमने 5 महीने कितना रेंट पे किया। और 10% ऑफ सैलरी। अच्छा, यहाँ पर जो सैलरी होती है वो होती है आरबीएस, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, जिसमें क्या आता है, बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग और कमीशन परसेंटेज में। बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग और कमीशन परसेंटेज में। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में जो हमारा बेसिक पे है वो कितना है? 5 महीने का बताना दोस्तों। अगर आप देखो यहाँ पर बेसिक पे जो चल रहा है ना वो 10,000 चल रहा है, तो 10,000 इंटू में 5, 10,000 इंटू में 5 कितना हुआ, 50,000। ठीक है, 10,000 इंटू में 5 कितना हुआ, 50,000। और डीए का फॉर्मिंग कितना है, आधा, तो 50 का आधा कितना हो गया, 25। तो 50 प्लस 25 75,000। तो ये आ गया हमारे पास 75,000 रुपये, 75,000, 10% ऑफ 75,000। अब आप ध्यान से सुनना, 75 का 10% कितना हुआ, 7500, और 6 कितना हुआ, 30,000। तो 30,000 में से 7500 माइनस कर दो, ये आ गया 22,500। सेकंड वाला पार्ट कितना आ गया, 22,500। और थर्ड क्या था बताओ, 50% ऑफ आरबीएस इन केस ऑफ मेट्रो सिटी एंड 40% ऑफ आरबीएस इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी। ये बताइए, जब ये यहाँ पर रह रहा था तो ये कहाँ रह रहा था, गाजियाबाद में। गाजियाबाद एक नॉन मेट्रो सिटी है, वैसे मेट्रो आ चुकी है लेकिन अभी तक बुक्स में नहीं आई है, सरकार की साइड से नहीं आई, वैसे आ चुकी है। ठीक है, तो अभी उसे नॉन मेट्रोपोलिटन सिटी बोलेंगे। तो कितना है बताइए, नॉन मेट्रोपोलिटन सिटी में 40% ऑफ आरबीएस है, और आरबीएस अभी हमने निकाला इतने पार्ट के लिए कितना था, सिर्फ 75,000। सर आरबीएस कैसे निकाला, दोबारा बताओ। बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग, कमीशन परसेंटेज में। बेसिक पे अभी 5 महीने का लेंगे तो 10,000 इंटू 5 50,000 हो गया। डीए का फॉर्मिंग सिर्फ 50% था, और डी भी बराबर था किसके, बेसिक पे के। तो 50,000 का आधा करो, 25,000 हुआ, तो 25,000 हो गया। तो 50 प्लस 25 75। तो आरबीएस कितना है, 75,000। तो हम कितना लेंगे बताओ, 40% ऑफ आरबीएस, 40% ऑफ आरबीएस, 40% ऑफ आरबीएस मतलब 75,000। तो 75,000 का 40%, दिस इज 30,000, दिस इज 30,000। अब आप बताओ इनमें से लोअर क्या है, 30, 22,500, 30,000। तो 22,500 लोअर है, तो 22,500 की हमको क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। 22,500 की क्या मिल जाएगी हमको, एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, अब अगला पार्ट हम करेंगे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। नहीं सर अक्टूबर से फेब लेंगे, नहीं दोस्तों, उसके बीच में पहले ही चेंज आ चुका है, यहां भी चेंज आया है। तो हम लेंगे नवंबर से लेकर दिसंबर तक, यानी 2 महीने का। चलो भाई 2 महीने का लेते हैं, जिसमें हमारे पास आएंगे नवंबर और दिसंबर के 2 महीने आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एचआरए रिसीव्ड इन 2 महीने में। नवंबर और दिसंबर में एचआरए कितना मिला, इन 2 महीने के अंदर एचआरए मिला है हमको 6,000। कितना मिला है, 6,000। तो 6,000 इंटू में 2 कर दो, 6,000 इंटू में 2 यानी 12,000। इसके बाद
रेंट पेड ओवर 10% ऑफ आरबीएस, बताओ रेंट पेड कितना था इन 2 महीने में? रेंट पेड है 8,000, 8,000 इंटू 2 लिख देता हूं, चलो 8,000 इंटू में 2, ये हो गया रेंट पेड, माइनस 10% ऑफ आरबीएस। अब आरबीएस कैसे निकालता है? सेम भाई, बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग और कमीशन परसेंटेज में। देखिए बेसिक पे यहां पर कितना था अभी? 10,000, तो 10,000 इंटू 2 कितना हुआ? 20,000, क्योंकि 2 महीने का निकाल रहे हैं ना। 10,000 इंटू 2 20,000, प्लस डीए का फॉर्मिंग कितना था? डीए का फॉर्मिंग था 50। अच्छा, बेसिक पे तो बढ़ी तो नहीं थी? हाँ, नहीं बढ़ी थी। तो 10,000 इंटू 2 हो गया 20,000, 20,000 का आधा कितना हुआ? 10,000 जो कि डीए होगा, तो कितना हो गया? 30,000, 30,000। ये कितना आ गया आपका? 30,000। तो 8 दूनी 16, ठीक है, ये आ गया आपका 16,000, और 30,000 का 10% कितना होगा? 3,000, माइनस करेंगे कितना रहेगा? 13,000। दिस इज 13,000। इसके बाद ये बताइए वो अभी कहां पर रह रहे हैं? अगर आपको पता होगा तो जब वो 8,000 रेंट पे कर रहा था तब वो दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। यहां पर वो कहां शिफ्ट हो गया था? दिल्ली में। दिल्ली का मतलब हुआ 50% ऑफ आरबीएस। कितना? 50% ऑफ आरबीएस। तो मैं लूंगा 50% ऑफ ₹30,000। आरबीएस कितना है? 30,000। इसका आधा निकालो, कितना आया? 15,000। कितना आया? 15,000। अब आप बताओ लोअर कितना है? 12, 13 या 15? सर लोअर है 12,000। तो लीजिए एग्जम्पशन कितने मिलेगी? 12,000 की। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? 12,000 की मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने अभी 2 महीने की कैलकुलेशन की। इसके बाद अगला पॉइंट, अब देखो यहाँ दिसंबर तक का काम हो गया, फिर दिसंबर से जनवरी, नहीं सर दिसंबर से फेब लो। भाई देखो बीच में जैन में भी चेंज आया है। चेंजेस कहां पर आए? जैन में भी आए। तो दिसंबर और जैन, इसका मतलब 2 महीने दिसंबर और जैन के लेंगे। अरे रुको, चेंजेस दिसंबर में आया था, जैन लेंगे भाई। दिसंबर तक का तो काम हो गया ना, अब जैन लेंगे। सर जैन फेब नहीं लोगे? नहीं, पता है क्यों? क्योंकि फेब में दोबारा चेंज है कुछ ना कुछ, तो सिर्फ जनवरी मंथ लेंगे, 1 महीना। लो भाई जनवरी मंथ लेते हैं, ठीक है। अब देखो जनवरी मंथ में क्या होगा। जनवरी मंथ की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आप मुझे बताइए जनवरी मंथ में एचआरए कितना मिला था? सर जनवरी मंथ के अंदर इसको एचआरए मिला था 7,000, क्योंकि बढ़िया था। जनवरी मंथ से याद है एचआरए बढ़िया था आपका, 6,000 से कितना हो गया था? 7,000। तो देखिए एचआरए कितना आ जाएगा आपका? 7,000। ये लीजिए एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 7,000। इसके बाद क्या है? रेंट पेड ओवर 10% ऑफ आरबीएस। उस टाइम पर रेंट कितना पे किया था तुमने जैन के मंथ में? 8,000। क्योंकि अभी हम 1 महीने की कैलकुलेशन ले रहे हैं, इसलिए मैं कुछ मल्टीप्लाई में मंथ नहीं लूंगा, सिर्फ जैन का लेंगे। 10% ऑफ आरबीएस। आरबीएस मींस व्हाट? बेसिक पे और डीए का फॉर्मिंग प्लस कमीशन परसेंटेज में। कमीशन देनी रखा इसलिए बोलूंगा नहीं, बेसिक पे और डीए का फॉर्मिंग। अच्छा जैन के मंथ में हमारा बेसिक पे कितना था? सर जैन के मंथ में बेसिक पे था 10,000, तो डीए कितना होगा? 5,000, जस्ट आधा था ना, फॉर्मिंग पार्ट 15 हो गया ना, तो 8,000 माइनस 15,000। अच्छा 15,000 नहीं बल्कि 15 का 10%, 10% ऑफ 15,000, तो कितना आ जाएगा? 1,500। 8,000 में से 1,500 गए तो कितना बचा? 6500। दिस इज 6,500। अच्छा यहां पर हमारा घर कहां गया था? दिल्ली में। तो 50% ऑफ आरबीएस, 50% ऑफ 15,000, ये आपका आ जाएगा 7,500। इन तीनों में से लोअर उठा लो, अगर इन तीनों में से लोअर उठाओगे तो आएगा 6500, 6,500 रुपीज। कितना? 6,500 रुपीज, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। ये थोड़ी सी लाइन मुझे लग रहा है टेढ़ी हो गई है, आपको देखने में दिक्कत ना हो इसलिए थोड़ा सही कर देता हूं मैं इसको। $6,500। इसके बाद अब अगला महीना कौन सा है? फैब, और फैब से तो कुछ चेंज नहीं है, फैब और मार्च ये एक साथ आ जाएंगे। फरवरी और मार्च ये दोनों मंथ एक साथ आ जाएंगे। चलिए 2 मंथ की कैलकुलेशन करेंगे। अब बताइए फैब मंथ के अंदर एचआरए कितना मिला था? सर फैब मंथ के अंदर एचआरए मिला था 7,000। 7,000 इंटू 2 यानी 14,000। 7,000 इंटू 2 यानी 14,000। फिर रेंट पेड, कितना रेंट पे किया? तो रेंट पे किया था 8,000, तो 8,000 इंटू 2, 8,000 इंटू 2 और 10% ऑफ आरबीएस। अब आरबीएस निकालो। बेसिक पे कितना था? 11, क्योंकि यहां से आरबीएस मतलब बेसिक पे चेंज हो गया था। 11,000 प्लस उसका आधा, 11,000 का आधा कितना होता है? 5,500। तो 11,000 और 5,500 कितना हो गया? 16,500। भाई 11,000 और डी उसका आधा था ना फॉर्मिंग, तो उसका आधा कितना हुआ? 5,500। तो 11,000 और 5,500 कितना हुआ? 16,500।
500 का 10% हुआ 1650। तो 16,000 में से माइनस कर देंगे 1650। सो दिस इज 14,350। 14,350। इसके बाद यहाँ पर उसका घर कहाँ गया था? दिल्ली में। दिल्ली इज ए मेट्रोपोलिटन सिटी, क्योंकि वो मेट्रोपोलिटन सिटी है तो कितना लेंगे आरबीएस का? सिर्फ 50% लेंगे, ठीक है। 50% ऑफ आरबीएस अपने पास हम लेंगे और 50% निकाल लेते हैं। चलो ये लो 50% ऑफ आरबीएस। तो आरबीएस कितना आएगा? अच्छा आरबीएस अभी ऊपर निकाला था 16,500। 16,500 का 50%, तो कितना रहेगा? 16,500 का 50%। सो दिस इज 8250 रुपीज। 8250 आ गया। बताओ तीनों में से लोअर क्या है? सर तीनों में से लोअर है 8250। 8250। अभी ये जितनी भी चीज निकाली ना, दिस इज कॉल्ड एग्जाम्पशन। मैं इसको रब करके थोड़ा ऊपर लिखूंगा। और 40% ऑफ आरबीएस इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी, ऊपर कर दिया थोड़ा सा मैंने, ठीक है। अब यहां पर मेरा क्या आ गया? ये वाला पार्ट क्या है? एग्जाम्पशन। दिस इज माई एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(13) है। ये लो भाई, अब ये तो एकदम फॉर्मेट सा बना दिया मैंने पूरा बढ़िया सा। ये लो फॉर्मेट बन गया। अच्छा दोस्तों, इसमें ना एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी एरर होगी, इसको प्लीज सही कर लेना। ये जो 16,500 लिखा है, ये 16,500 नहीं होगा। ध्यान दो एक बार, 10% ऑफ आरबीएस होता है। यहाँ पर आरबीएस 2 महीने का निकालना है। जो 16,500 निकाला है वो 1 महीने का निकाला है। देखो 11,000 है, 11,000 इंटू 2 कितना हुआ? ये हो गया आपका 22,000, ठीक है। 22,000 2 महीने का। डीए कितना आएगा? डीए इसका आधा हो जाएगा, 11,000 है ना। डीए इसका क्या हो जाएगा? आधा, 11,000। तो इसमें आप 11,000 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33,000। तो ये आपका ना 33,000 होगा। 33,000। 33,000 का हमने निकाला क्या? 10%, 3300, यानी 16,000 माइनस 3300, दिस इज 12,700। और यहाँ पर भी 33,000 का 50% निकालेंगे, ये आपका रहेगा 16,500। तो लोअर क्या है इसमें? 12,700। लोअर कितना आ गया? 12,700। दोस्तों वहाँ पर ना 2 महीने के 1 महीने की कैलकुलेशन कर दी थी, होनी 2 की थी। फैब और मार्च 2 महीने होता है ना, ठीक है। अब सही है। अब आप जरा निकालो एग्जाम्पशन टोटल कितनी है। 22,500 की एग्जाम्पशन पहली मिली, फिर 12,000 की एग्जाम्पशन मिली, फिर 6500 की एग्जाम्पशन मिली, फिर 12,700 की। टोटल एग्जाम्पशन मिली 53,700 रुपये। कितनी? 53,700 रुपये। लीजिए भाई, 53,700 रुपये माइनस करके अमाउंट को बाहर लिख देंगे। माइनस करेंगे 75,000, ये आपका आ जाएगा 21,300 रुपये। कितना रहेगा? 21,300 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन सबको टोटल कर देते हैं। ये लीजिए, अब हम इन सबको क्या करेंगे? अपने पास टोटल करेंगे। तो हमारे पास क्या रहेगा? इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी आ जाएगा। चलो, तो 1,22,000 प्लस 1,22,000 प्लस 21,300, ये आ गया 2,65,300। 2,65,300 ये आ गई हमारी ग्रॉस सैलरी। ये लो भाई, जो क्वेश्चन ने मांगा था हमने उसको निकाल के दे दिया। बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 1 में? पक्का कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे चलें। इसको नोट करो, नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आईसीएआई का मॉड्यूल का आप सभी लोगों के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। मैसर्स राखी इज एन एम्प्लॉय इन अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है भाई, मैसर्स राखी जो है वो क्या है? एक प्राइवेट कंपनी की एम्प्लॉय है। लिखा हुआ है शी रिसीव द फॉलोइंग मेडिकल बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। उनको साल 23-24 के अंदर कुछ बेनिफिट्स दिए गए। वो बेनिफिट आपके सामने है। सबसे पहला पॉइंट, रिम्बर्समेंट ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई मैसर्स राखी। देखिए राखी ने कुछ खर्चे पहले किए, बाद में उन्हें अपने एम्प्लॉयर से रिम्बर्समेंट मिल गया। मेरे कुछ फ्रेंड्स या कुछ स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि रिम्बर्समेंट क्या होता है। देखिए रिम्बर्समेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर ये बोलता है, एम्प्लॉय पहले तुम अपना खर्चा पानी कर लेना,
अपनी जेब से दे देना, बाद में तुम हमें बिल पकड़ाना, हम उसके अगेंस्ट तुम्हें पेमेंट कर देंगे, दैट मीन्स रिम्बर्समेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो राखी जी हैं उन्होंने पहले अपना कोई खर्चा पानी किया, बाद में इन्हें अपने एम्प्लॉयर से रिम्बर्समेंट मिल गया। तो इसी में ए बी से 3 पॉइंट दे रखे हैं, क्या, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर एम्प्लॉयड डॉटर इन प्राइवेट क्लिनिक। ठीक है, उनकी डॉटर जो है वो एक प्राइवेट क्लिनिक में अपना ट्रीटमेंट करवाती है और 4,000 रुपये खर्च होता है और एम्प्लॉयर ये 4,000 रुपये पूरे उन्हें पे कर देता है। सेकंड पॉइंट, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ बाय अ फैमिली डॉक्टर, और उन्होंने अपना खुद का ट्रीटमेंट करवाया एक फैमिली डॉक्टर से। ठीक है, सी पॉइंट ये कहता है ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर मदर इन लॉ डिपेंडेंट ऑन हर इन अ रनिंग नर्सिंग होम। मतलब क्या कि उनकी जो मदर इन लॉ यानी जो सासू माँ है उनका उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया जो उन पर डिपेंडेंट है, और वो ट्रीटमेंट कराया एक नर्सिंग होम के अंदर। वो भी कितने रुपए उन्हें रिम्बर्स हुए, 5,000 रुपीज़। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करिए, अभी हम क्वेश्चन को ना थोड़े पार्ट्स वाइज डिवाइड करते हैं। ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि एक भी टैक्सेबल, एक भी एग्जम्प्ट नहीं होगा, ये सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। क्योंकि जब मैंने आपको मेडिकल फैसिलिटी वाला पॉइंट पढ़ाया था उसमें साफ साफ क्लियर किया था, अगर रिम्बर्समेंट हो रही है तो वो रिम्बर्समेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल की होनी चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या वो लोकल अथॉरिटीज़ का, या अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स की होनी चाहिए, या एम्प्लॉयर का अपना खुद का अगर हॉस्पिटल है तो वो एग्जम्प्ट है। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन आपको नज़र नहीं आ रही है। इट मीन्स कि ये क्या होने वाले, तीनों टैक्सेबल होने वाले हैं। क्या होने वाला है, टैक्सेबल। बट अभी जस्ट हम आशंका दे रहे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड पॉइंट है पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी टेकन ऑन हर हेल्थ। चलिए भाई, जो हमारी राखी हैं उन्होंने अपनी हेल्थ के लिए एक इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, और वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो राखी ने पे किया और बाद में उन्हें अपने एम्प्लॉयर से रिम्बर्स हो गए। कितने रुपए, 7500 रुपये। आपको शायद ऐसा फील हो रहा होगा, यहाँ पर हमने पढ़ा था ये एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, अरे यार मुझे आंसर नहीं बताना, सॉरी। थर्ड पॉइंट पढ़ो। फिर है मेडिकल अलाउंस, कितने रुपए, 2,000 रुपये पर मंथ। ठीक है भाई, इसके बाद है आपका मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट ऑन हर सन ट्रीटमेंट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो राखी है उनके लड़के की कोई तबीयत खराब हुई होगी और उसके ट्रीटमेंट पे 5,000 रुपये खर्च हुए जो कि एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स कर दिए। ठीक है भाई, और ये जो ट्रीटमेंट कराया गया ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कराया गया। फिर है फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर माइनर सन अब्रॉड इंक्लूडिंग स्टे एक्सपेंसेस। लो भाई, उनका जो लड़का है उसकी ट्रीटमेंट के लिए उन्हें अब्रॉड जाना पड़ा और 1,05,000 रुपये खर्च हुए। अब ये आ गया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा दी गई है आउट ऑफ इंडिया। याद है मेडिकल ट्रीटमेंट जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने पढ़ाया था विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, आउटसाइड इंडिया के केस में आपको कुछ याद आ रहा होगा, आरबीआई ने कुछ परमिट किया होगा तो उतना एग्जम्प्ट होगा, कुछ 2 लाख से अंदर जीटीए जिसके होगी उसके लिए एग्जम्प्ट होगा। कुछ याद आ रहा है? देखिए, तो उनके बेटे का जो ट्रीटमेंट वगैरह में खर्चा है वो 1,05,000 रुपये है और एम्प्लॉयर ने उसको रिम्बर्स भी कर दिया। फिर पॉइंट नंबर 6 में एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रेवल राखी एट हर सन मेडिकल ट्रीटमेंट 1,20,000। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप बाहर ट्रीटमेंट के लिए आओगे तो आपके 2 टाइप के खर्चे तो होने ही होने, एक तो ट्रीटमेंट का और रहने और आने जाने का खर्चा। तो रहने और आने जाने का जो खर्चा हुआ है वो 1,20,000 रुपये है फॉरेन में। नीचे नोट करके क्वेश्चन में ही दे रखा है, एक क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन नोट करके दे रखी है, क्या, लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे इन यूएस डॉलर 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। देखिए, आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत आरबीआई ये बोलती है कि अगर आपको 2.5 लाख रुपए यूएसडी डॉलर अपने मेडिकल पर खर्च करने हैं तो वो परमिट है। 2.5 लाख यूएसडी डॉलर से ज़्यादा अगर आप खर्च करेंगे तो उस केस में वो आपकी सैलरी में एज अ परक्यूजिट मान लिया जाएगा। मतलब आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक कितना माफ है आपका, 2.5 लाख। बोलो क्लियर है? 2.5 लाख यूएसडी डॉलर, यूएसडी लिखा हुआ है ना यूएस डॉलर में, ये एग्जाम्प्ट है। अब हम इसका आंसर की पर आए। चलिए ये देखिए आप आंसर की, इसके आंसर की में अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो पहला वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, क्यों? क्योंकि ये सारी सुविधाएं जो हैं वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट नर्सिंग होम से दी जा रही है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाले पॉइंट का आंसर लिखा हुआ है कि रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मिसेस राखी। ए पॉइंट, the amount of rupees 4,000 reimbursed by employer for treatment of him for her self-employed daughter in a private clinic is a taxable perquisite। जो राखी हैं उन्होंने अपनी डॉटर का जो ट्रीटमेंट करवाया वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया, तो क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया तो सरकार ने इसके लिए बोल रखा है कि ये वाले परक्यूजिट
फुल्ली टैक्सेबल होंगे। हाँ, यदि तुमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराया होता तो ये तुम्हारा माफ हो जाता। ठीक है। बी पॉइंट है द अमाउंट ऑफ ₹8,000 रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मिसेज राखी बाय अ फैमिली डॉक्टर इज अ टैक्सेबल परक्यूजिट। अब मिसेज राखी को कोई प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को अपने आप दिखाया और वहां से ट्रीटमेंट चलाया, तो भाई फैमिली डॉक्टर वाला पार्ट एग्जाम नहीं होता, वो क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो ये जो अमाउंट एम्प्लॉयर से मिला ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है द अमाउंट ऑफ ₹5,000 रिम्बर्स्ड बाय हर एम्प्लॉयर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हर डिपेंडेंट मदर इन लॉ इन नर्सिंग होम इज अ टैक्सेबल परक्यूजिट। माना कि तुम्हारी जो मदर इन लॉ है वो तुम पर डिपेंडेंट है, बट स्टिल जो तुमने ट्रीटमेंट कराया वो एक प्राइवेट नर्सिंग होम से कराया, जो कि हमारे इसमें कवर नहीं होता एग्जामिशन वाली कैटेगरी में, इसलिए पूरा पार्ट क्या रहेगा आपका, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो वही लिखा हुआ है एग्रीगेट सम ऑफ ₹70,000। ये 70,000 कैसा है, 4 + 8 + 5, ये आ गया 17,000। ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब रिम्बर्स जो किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा इज अ टैक्सेबल परक्यूजिट। ये पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल परक्यूजिट, इसमें आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं दी जाएगी। ठीक है। पूरा पहला पॉइंट क्लियर है। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 करें, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹7,500 पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मैसेज सोराकी इज अ टैक्स फ्री परक्यूजिट एज पर क्लॉज नंबर 3 ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 70 सबसेक्शन 2। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जो मैसेज सोराकी ने अपना जो मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है उसका जो प्रीमियम पे किया है वो पहले खुद पे किया, बाद में उनको अपने एम्प्लॉय से ये प्रीमियम का अमाउंट मिल गया, रिम्बर्स हो गया, तो ये पूरा एक टैक्स फ्री परक्यूजिट होता है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि टैक्स फ्री परक्यूजिट के अंदर क्या होता है, आपकी जो मेडिकल प्रीमियम जो पे आप कर रहे हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर उसको रिम्बर्स कर दे, दैट इज फुल्ली एग्जाम्प्ड, दैट इज फुल्ली एग्जाम। ठीक है। तो ये सेकंड वाला पार्ट पूरा एग्जाम्प्ट है। थर्ड पॉइंट है मेडिकल अलाउंस ऑफ ₹2,000 पर मंथ। जो मेडिकल अलाउंस मिला है ₹2,000 पर मंथ। देखिए अलाउंस पैसा, देखिए मेडिकल सुविधा जहां तक है ना वो पार्ट हमारा एग्जाम्प्ट होता है, बट अगर वो अलाउंस के रूप में मिला है, पैसे के रूप में मिला है, तो ये फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो 2000 × 12 इज फुल्ली टैक्सेबल। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेडिकल अलाउंस ऑफ ₹2,000 पर मंथ दैट इज ₹24,000 पर एनम इज आ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। ये क्या है, एक तरह का फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, as per clause number 2 clause A of first provision of section 70 subsection 2 reimbursement of medical expenses ₹5,000 on her son's treatment of a medical hospital maintained by गवर्नमेंट इज अ टैक्स फ्री परक्यूजिट। हमने पढ़ा था कि यदि आप या आपके फैमिली का कोई मेंबर अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाता है और फिर आपको आपके एम्प्लॉय से वो रिम्बर्समेंट मिलता है, दैट इज फुल्ली एग्जम्प्ट, फुल्ली एग्जाम्प्ट। इसमें कोई आपका सैलरी में पार्ट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और फैमिली मेंबर में बच्चे, अपना बच्चा तो बिल्कुल ही आता है। ठीक है। तो ये फुल्ली एग्जाम्प्ट हो गया हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ये टैक्स फ्री परक्यूजिट हो गया, इस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 और 6 की जहां तक बात है तो दोनों के लिए एक बात बोली गई है, वो क्या कि ध्यान से सुनो, आरबीआई ने परमिट कितना किया है, आरबीआई ने $2.5 लाख परमिट किया है। हमारा खर्चा कितना आ रहा है, 1,05,000 और 1,20,000। याद है 1,05,000 आ रहा था जो उसने अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया था, और आने जाने में जो खर्चा आया था वो आया था 1,50,000। तो भाई क्या ये 2.5 लाख से कम है? दोनों को ऐड करके देखो, ये 2.5 लाख से क्या है, कम बन रहा है। तो इट मीन्स ये पूरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए कि एक्सपेंडिचर, ये पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहा हूँ मैं इसका। ठीक है। तो 6 का पॉइंट नंबर 1, that is expenditure on medical treatment of employee or any member of the family of such employee outside India including stay expenses ₹1,05,000 in this case। फिर सेकंड पॉइंट के बारे में बोला हुआ है, expenditure on travel of employee of or any member of the family of such employee for medical treatment and one attendant who accompanies the patient in connection with such treatment 1,20,000 in this case। फिर लास्ट में लिखा हुआ है the condition is subject to the above expenditure would be exempt। ये क्या हो जाएगा, पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें परमिट आरबीआई से कितना मिला है, 2.5 लाख USD, और हमने 2.5 लाख से कम एक्सपेंडिचर किया। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अगर आरबीआई के परमिट से बाहर हमने कुछ खर्च किया होता तो वो टैक्सेबल बन जाता। अभी हमने आरबीआई के परमिट के अंदर ही रहकर सारे काम किए, तो ये फुल्ली क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, द एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे अब्रॉड वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परक्यूजिट टू द एक्सटेंट ऑफ परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट देखा, द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परक्यूजिट ओनली इन केस ऑफ एम्प्लॉय हुज ग्रॉस टोटल इनकम
इनकम इज कंप्यूटेड बिफोर 2 लाख, मतलब 2 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तो उसको जो आने जाने का और रहने का खर्चा है वो माफ हो जाएगा। तो लिखा है सिंस द एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे अब्रॉड डज नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ आरबीआई, जो लिमिट आरबीआई ने प्रेस्क्राइब किया है उस लिमिट से ज़्यादा हमने एक्सपेंडिचर नहीं किया है, इसलिए हमारे लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है दे विल बी फुल्ली एग्जाम्प्ट, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हाउएवर द फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर ऑफ मेसर्स राखी एंड हर माइनर सन ब्रॉन बाय द एम्प्लॉयर वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परक्विजिट ओनली इफ, अच्छा जो आने जाने का और स्टे का खर्चा है ना वो तभी परमिट होगा जब उसकी राखी की एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 2 लाख से कम होगी। तो वही ये पॉइंट लिखा हुआ है Messrs. Rakhi and her son drawn by the employer would be excluded from the perquisite only if gross total income of Messrs. Rakhi as computed including the said expenditure does not exceed rupees 2 lakhs। उसका जो GTI है वो इन खर्चों के होने से पहले 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो बहुत सिंपल सा था। और मेडिकल अब क्योंकि ICAI के मॉड्यूल में देखा है तो हमको तो करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक छोटी चीज़ अभी तो हमें समझ में आ रही है क्योंकि चैप्टर रनिंग में है, और जब चैप्टर रनिंग में नहीं होता तो हमें यही चीज़ें टफ लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, क्या हम आगे चल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। सेकंड वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है। सोल्यूशन मतलब उसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी, बहुत मजा आएगा और इससे आपके सारे रिवीजन हो रहेगी जो भी कॉन्सेप्ट आपने पीछे पढ़े हुए हैं। तभी तो मैं कह रहा था क्लासेस को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन तभी समझ आएंगे जब आपने पीछे के सारे कॉन्सेप्ट में बिल्ड किए हुए हैं। और दोस्तों बता दूं, जो लोग नए हैं सीधा इसी वीडियो पर आए हैं ICAI के क्वेश्चन को देखने के लिए, हमने यहाँ पर एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें पूरे सैलरी चैप्टर को, पूरे सैलरी का पूरे इनकम टैक्स को हमने अच्छे से कराया हुआ है। तो आप वहाँ से सारी वीडियोज़ को सकते हो, उसके बाद ये वीडियोस आपको ज्यादा बेनिफिशियल लगेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद AB लिमिटेड एज अ मंथली सैलरी 25,000 रुपीज पर मंथ। बताइए मिस्टर एक्स की सैलरी कितनी है? 25,000 रुपए पर मंथ है। आगे बोला हुआ है एंड द एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड कमीशन 1,000 पर मंथ ईच, यानी एंटरटेनमेंट अलाउंस भी 1,000 रुपए पर मंथ है और आपका जो कमीशन है वो भी 1,000 रुपए पर मंथ है। द कंपनी प्रोवाइड हिम द फॉलोइंग बेनिफिट, और कंपनी ने उनको कुछ बेनिफिट्स वगैरह दिए हुए हैं। पहला पॉइंट, अ कंपनी ऑन एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू हिम इन दिल्ली। अच्छा, कंपनी ने उनको दिल्ली में रहने के लिए घर दिया हुआ है, मतलब HRA नहीं दिया, रहने के लिए घर दे दिया। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन बोला जाता है ना। और साथ में लिखा हुआ है फर्नीचर भी दिया, मतलब रहने के लिए दिल्ली में घर भी दिया है और फर्नीचर भी दिया है। जो घर दिया है ना उसकी तो कीमत, जो फर्नीचर दिया है उसकी कीमत 2,40,000 रुपए है। वो भी कब? जब एम्प्लॉयर ने उसको खरीदा हुआ 1/8/2023 को। तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब खरीदा था तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 2,40,000। एम्प्लॉयर ने आपको कब दिया? ये दिया 1/8/2023 को। कब दिया? 1/8/2023 को दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़िए। सेकंड पॉइंट मिलता है अब पर्सनल लोन ऑफ रुपीज 5 लाख, पर्सनल लोन दिया 1/7/2023 को, मतलब 1 जुलाई को दिया 2023 में। और इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं? 6.75, इंटरेस्ट इज 6.75 पर एनम। द एंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, और पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग, मतलब एम्प्लॉय ने कुछ रीपे नहीं किया। आपको याद है जब मैंने इंटरेस्ट और लोन वाली परक्विजिट करना बताया था, तो मंथ के एंड वाली वैल्यू लेते हैं अगर कोई रीपेमेंट हुई है तो। अभी तो फिलहाल कोई रीपेमेंट नहीं हो तो पूरा प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहने वाला है। जबकि उसी टाइम एज्यूम करना पड़ेगा कि आपको SBI का जो इंटरेस्ट रेट है 1/4/2023 को, क्योंकि हम जो SBI का रेट लेते हैं, आपने लोन कभी भी लियो मैटर नहीं करता, आपका SBI का रेट साल के उसी प्रीवियस ईयर का पहला दिन लिया जाएगा, दैट इज 1/4। तो उस पहले दिन में जो SBI का रेट है दैट इज 12.75% पर एनम। बोलो कितना? 12.75% पर एनम। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट, हिज सन इज अलाउड टू यूज मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू द कंपनी। उसके बच्चे को कंपनी की साइड से क्या मिला? एक मोटरसाइकिल मिली जो कि कंपनी को ही बिलोंग करती है, मतलब वो कंपनी की मोटरसाइकिल है। द कंपनी हैड परचेज दिस मोटरसाइकिल ₹60,000। कंपनी ने उस मोटरसाइकिल को कितने में लिया था? 60,000 में लिया था। वो भी कब? 1/5/2020, यानी 1 मई 2020 को लिया था। द मोटरसाइकिल वॉज फाइनली सोल्ड टू हिम 1/8/2023। 1/8/2023 को ये मोटरसाइकिल बेच दी गई एम्प्लॉय को 30,000 रुपए में। चलिए देखें मोटरसाइकिल की बात कैसे करनी है हमको। फिर लिखा है फोर्थ पॉइंट में, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स इज ₹2,000। प्रोफेशनल टैक्स मिस्टर एक्स ने दिया है 2,000 रुपए, ये पर एनम है, पर मंथ नहीं। ठीक है, फिर लिखा है कंप्यूट करना है द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 की बात हो रही है। आपको सैलरी इनकम निकालनी है और एज्यूम करना है मिस्टर एक्स शिफ्टिंग आउट, मतलब वो
डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से शिफ्टिंग आउट करें ओल्ड टैक्स रिजिम की ओर। इसका मतलब उनको जो डिडक्शंस है वो मिलेंगी, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम में सारी डिडक्शंस दी जाती हैं। तो क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है। चले आगे, चलिए अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो अब हम निकालते हैं सैलरी किसकी, मिस्टर एक्स की, वो भी प्रीवियस ईयर 23-24 की। तो हम अपने पास करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है, 23-24 की अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक पे। आप बताइए क्वेश्चन के अंदर बेसिक पे कितना है। तो क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक पे आपको दे रखा था दैट इज 25,000 रुपीज़ पर मंथ। कितना, 25,000 रुपीज़ पर मंथ। तो हम लेंगे 25,000 इंटू में 12। ठीक है, तो 25,000 इंटू में 12 भी हम करेंगे। कैलकुलेटर देता प्लीज़ प्रकट हो जाइए, आपकी हमें ज़रूरत है। तो चलिए ये रहा 25,000 इंटू में 12, दिस इज 3 lakhs, दिस इज रुपीज़ 3 lakhs। इसके बाद क्वेश्चन में आपको दे रखा है बोनस और कमीशन, और क्वेश्चन में बोनस और कमीशन दोनों का रेट बिल्कुल सेम दे रखा है, दैट इज 1,000 रुपीज़, दैट इज 1,000 रुपीज़ पर मंथ। तो 1,000 रुपये पर मंथ है, तो बोनस का 1,000 इंटू 12 आ जाएगा, और सेम ऐसी कमीशन का भी 1,000 इंटू 12 आ जाएगा। तो ये आपका रहेगा 12,000। ठीक है, दिस इज 12,000 एंड दिस इज ऑल्सो बी 12,000, 12,000 आ जाएगा। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हमें बोला हुआ है क्वेश्चन ने कि कंपनी ने, अच्छा आरएफए दिया हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट वाले पॉइंट पर आ जाओ। फर्स्ट वाले पॉइंट पर कंपनी ने उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया हुआ है दिल्ली में, और साथ में क्या दिया हुआ है, फर्नीचर 2,40,000 रुपये का, वो भी 1/8/2023 को, 1/8/2023 को यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं। अच्छा सुनिए, जब रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है आरएफए, तो लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन, और यहाँ पर लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। मैं उम्मीद करूँ मेरा क्वेश्चन यहाँ तक आ जाएगा, तो मैं वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ से शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, यहाँ से मैं बनाऊंगा अपने पास वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज रेंट फ्री एकोमोडेशन। आरएफए की कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। अच्छा, अगर आपको याद हो तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर देता है और वो घर एम्प्लॉयर का अपना है, तो ये देखा जाता है वो किस पॉपुलेशन में दिएगा। यदि पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी विल बी ट्रीटेड एज अ वैल्यू ऑफ परक्यूजर, और पॉपुलेशन अगर उस घर के आसपास की 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो कितना होता था, सॉरी 7.5 होता था पहले में, फिर होता था 10, और पॉपुलेशन 25 से ज़्यादा है तो होता था 15%। याद है, आप क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे, हाईएस्ट वाला 15%। तो यानी कि यहाँ पर हम लेंगे 15% ऑफ सैलरी, और मैंने आपको बताया भी था सैलरी का यहाँ पर मतलब होता है बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, बोनस, कमीशन, ऑल टाइप ऑफ टैक्सेबल परक्यूजर। सारे के सारे जो टैक्सेबल परक्यूजिट है वो हम पूरे यहाँ पर लेंगे, और टैक्सेबल, सॉरी परक्यूजिट, टैक्सेबल अलाउंसेस, ठीक है, वो हम लेंगे। तो अब आप आइए, आप 15% ऑफ सैलरी लेना है, ये लीजिए 15% ऑफ किसका, सैलरी का। सैलरी मीन्स व्हाट, 3,12,000 तो लीजिए 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 12,000, ठीक है, ये आ जाएगा। क्योंकि एक तरह से जो टैक्सेबल अलाउंसेस है वो तो यही है ना, तो 3,24,000 आ गया। ये लीजिए 3,24,000, 3,24,000 का 15%, ये आ गया 48,600, दिस इज 48,600 रुपीज़। तो यहाँ पर हम ले लेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन में 48,600 रुपये। अभी ये तो आपका आरएफए आया, रेंट फ्री अकोमोडेशन आया, इसके साथ साथ हमने फर्नीचर भी दिया है, इसके साथ साथ फर्नीचर भी दिया है। तो एक काम करते हैं, इसी में हम ऐड कर लेंगे, अभी रुक जाओ, 48,600 नहीं लिखता हूँ, फर्नीचर का भी काम कर दो इसी में, ठीक है। तो लीजिए साथ में हमको फर्नीचर दिया हुआ है। फर्नीचर बताइए एम्प्लॉयर ने अपना दिया है या किराए पर दिया है, एम्प्लॉयर ने अपना दिया है, और जो अपना फर्नीचर दिया है उसकी वैल्यू कितनी है, 2,40,000, कितनी है बताइए, 2,40,000, ठीक है। और वो भी कब दिया, 1/8 को,
यानी 1 अगस्त को। तो आप बताइए कितने महीने के लिए फर्नीचर दिया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 और 3 8, 8 महीने के लिए फर्नीचर दिया। तो हम 8 महीने की वैल्यू निकालेंगे फर्नीचर के केस में। घर तो पूरे साल का दिया, यहाँ पे आपके 8 महीने का फर्नीचर दिया गया। तो फर्नीचर में याद है 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। फर्नीचर के केस में अगर वो एम्प्लॉयर का अपना है तो उस केस में क्या आता था? 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए एक्चुअल कॉस्ट कितनी है उसकी? तो एक्चुअल कॉस्ट है 2,40,000, 2,40,000, और वो भी कितने मंथ की? फॉर 8 मंथ्स, 8 महीने की। तो हम करेंगे इसको 2,40,000 इंटू 10/100 इंटू 8/12 इंटू 8/12, 8/12। तो 2,40,000 का 10% निकाला इंटू 8 डिवाइड बाई 12, दिस इज 16,000, दिस इज 16,000, 16,000। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये लीजिए 48,600 प्लस 16,000। कैलकुलेटर देता जरा बताना कितना आएगा? ये आ जाएगा 64,600। ठीक है, 64,600 ये आपका आ गया RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट हमें क्या बोल रहा है वो कि एक पर्सनल लोन है जो कि 5 लाख रुपए का लिया गया 1 जुलाई को। पर्सनल लोन 1 जुलाई को लिया गया कितना? 6.5% के हिसाब से, 6.75% के हिसाब से लोन का अमाउंट है 5 लाख। और SBI का रेट कितना है? 12.75। मुझे बताइए SBI का रेट 12.75 है, मुझे 6.75 में लोन मिला, मुझे यानी एज ए एम्प्लॉय फायदा कितने का मिला? 6% का। कितने परसेंट का? 6% का। और लोन कितने का है? 5 लाख रुपए का। वो भी कब लिया? जुलाई में। तो जुलाई से लेकर मार्च तक कितने मंथ होते हैं? 9 मंथ्स। तो मैं यहां पर लिखूंगा कंसेशनल लोन। ठीक है, और यहां पर लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, आइए यहां पर करते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, कंसेशनल लोन। ठीक है, कंसेशनल लोन। अभी कंसेशनल लोन में हमें क्या करना है अपने पास? सुनिए प्लीज सभी लोग ध्यान से। हम करेंगे ये कि जो लोन का अमाउंट है, लोन का अमाउंट कितना है इस क्वेश्चन में? सर लोन का अमाउंट है, कहाँ गया? 5 लाख, 5 lakhs। हम 5 लाख पर निकालेंगे कितना परसेंट? 6%। कितना परसेंट? 6%। सर ये 6 आपने कैसे निकाला? भाई 12.75 का रेट SBI का था, एम्प्लॉयर ने मुझे 6.75 में दिया, तो बेनिफिट तो 6% का हुआ ना। और वो भी कब दिया है? 1 जुलाई को दिया है, 9 महीने का, 9 मंथ्स का। तो 9/12, तो ये हमारा वैल्यू ऑफ परक्यूजिट आ जाएगा कितना? तो 5 लाख का 6% इंटू में 9 डिवाइड बाई 12, ये आपका गया 22,500। कितना? 22,500। तो हम यहां पर लिख देंगे ₹22,500, 22,500। दिस इज योर कंसेशनल लोन। बोलो क्लियर? कोई डाउट? चले आगे। चलिए, इसके बाद अगले पॉइंट में क्या दिया हुआ है? अगले पॉइंट में दिया है कि मोटरसाइकिल जो कि कंपनी की थी, 60,000 रुपए की मोटरसाइकिल जो कंपनी ने 1/5/2020 को खरीदी थी, वो बेच दी है एम्प्लॉय को 1/8/2023 को, वो भी कितने में? 30,000 रुपए में। कितने में बताइए? 30,000 रुपए में। ठीक है, तो चलिए अब जब ये इस टाइप की मोटरसाइकिल वगैरह दी जाती है तो क्या होता है? यूज ऑफ मोटरसाइकिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? यूज ऑफ मोटरसाइकिल। ये लीजिए मोटर साइकिल, इसका भी वर्किंग नोट बना देता हूं। ये लो वर्किंग नोट नंबर 3। इसका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कैसे निकाला जाएगा? वर्किंग नोट नंबर 3 में निकाल देंगे, दैट इज मोटर साइकिल। अच्छा बताओ, ये मोटरसाइकिल यूज करने के लिए दिए या ट्रांसफर किए? आप क्वेश्चन में देखिए प्लीज, क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके सन को अलाउ किया यूज करने के लिए कि वो यूज कर सकता है, और बाद में ये मोटरसाइकिल उसी को बेच दी गई 30,000 रुपए में। यानी इसमें यूज और ट्रांसफर दोनों केस है। ये पहला क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें यूज और ट्रांसफर दोनों केस है। यूज वाले केस में प्लीज आप लोग याद करिए, जब हम कोई मोटरसाइकिल यूज करने के लिए देते थे तो 10% निकालते थे WDV। याद आ रहे?
10% WDV निकालते थे और ट्रांसफर वाला केस बिल्कुल अलग होता था, ठीक है। तो ये बताइए 10% पर एनम निकालेंगे तो ये मोटरसाइकिल कितनी की थी सर, ये क्वेश्चन में थी 60,000 रुपए की। 60,000 रुपए की मोटरसाइकिल है, चलिए लीजिए। ये अभी हम मोटरसाइकिल कौन सा वाला कर रहे हैं, यूज़ वाला। तो मैं यूज़ और ट्रांसफ़र दोनों इसी में बनाऊंगा, ये यूज़ वाला भी और इधर बनाऊंगा ट्रांसफ़र वाला, ठीक है। तो यूज़ वाले में बोलेंगे कि मोटरसाइकिल की कीमत थी 60,000 रुपये, उसका हम क्या निकालेंगे 10%, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्चुअल कॉस्ट का 10% लेंगे। और कितने महीने इसने यूज़ किया सर, इसने यूज़ किया है ऑन 1/5/2020 को, ठीक है। और उसके बाद 1/8 को तो वो ट्रांसफ़र ही हो गया। अब आप ध्यान से सुनो सभी लोग, ध्यान से सुनो, एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, इस चार्ट से आपको ज़्यादा समझ आएगा। 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024 की बात हो रही है। आप ये बताइए कि उसके बेटे को यूज़ करने के लिए कब दिया गया, 1/8 को। 1/8 को तो ट्रांसफ़र हो गया था, ठीक है, 1/8 को तो ट्रांसफ़र हुआ था। देखिए अगर 1/8 को ट्रांसफ़र हुआ था, इसका मतलब उससे पहले उसका बेटा उसको यूज़ कर रहा था। तो बताओ यूज़ कितने मंथ किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 4 महीने यूज़ हुआ है। तो बचे हुए 8 महीने क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो 4 महीने निकाल देंगे। ये 60,000 है ना, 60,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, 10% फॉर 4 मंथ। 4 मंथ मतलब 4/12, ये आ जाएगा आपका यूज़ वाला वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। तो 6,000 इंटू में 4 /12, ये आपका आ जाएगा 2,000 रुपये। ये कितना आ जाएगा आपका 2,000। एक मिनट, डेट सही ली है, हाँ बिल्कुल सही ली है। तो ये यूज़ वाला आ गया आपका 2,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक तो फिगर लूँगा 2,000, ये 2,000 यूज़ वाली है। अब बात करें ट्रांसफ़र। दोस्तों अगर आपको याद हो तो अगर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र किया है तो उस केस में जो WDV लेते हैं वो लेते हैं 10%, ठीक है। 10% SLM मेथड देते हैं वो भी। और SLM मेथड के अंदर क्या होता है, 3 साल। अब ये 3 साल कैसे, अब आप देखिए इसको हमने परचेज कब किया था सर, हमने इसको जो परचेज किया था वो किया था अपने पास कौन सी तारीख को, 1/8 को किया था, ठीक है। और 10% हम इसमें क्या लगाएंगे अपने पास, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 1/8 को नहीं 1/5 को खरीदा था, सॉरी, ठीक है, 1/5 को खरीदा था, 1/8 को ये फाइनली सोल्ड हो गए। अच्छा देखिए कब खरीदा था ये छोड़ दो, 1/8/2020 से लेकर 1/8/2020 से लेकर 1/8/2021 तक कितने हुए, 1 साल। 1/8/2021 से लेकर 1/8/2022 तक कितने हो गए, 2 साल। 1/8/2022 से लेकर 1/8/2023 तक कितने हुए, 3 साल। यानी ये 3 साल, जो पार्ट ऑफ द मंथ है उसको इग्नोर करना पड़ेगा, उसका कोई राउंड ऑफ नहीं होता। तो 3 साल की बात हो रही है यहाँ पर। तो ट्रांसफ़र वाले केस के अंदर आपको मैंने बताया था कि क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट है दैट इज 60,000, उसमें हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन किस पर लगाएंगे, 60,000 पर। किस रेट से, 10% फॉर 3 ईयर्स। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल। और एम्प्लॉय से कितना आपको रिकवर हुआ, एम्प्लॉय से रिकवर हो गया 30,000 रुपये। तो 30,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो जो फिगर बचेगी दैट इज द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। तो 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000। 3 सालों को निकाला तो 18,000 माइनस 60,000, ये आ गया 42,000। 42,000 में से 30,000 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 12,000। 12,000 तो लीजिए 12,000, ये ऐड कर देंगे, आ जाएगा 14,000। तो मोटरसाइकिल का यूज और ट्रांसफर दोनों वाला केस हो गया। इसके बाद दे रखा है प्रोफेशनल टैक्स पेड किया मिस्टर एक्स ने 2,000 रुपये। तो प्रोफेशनल टैक्स की तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद, अच्छा इसमें और पॉइंट तो नहीं बचे, नहीं और पॉइंट नहीं बचे। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, देखते हैं ऐड करके कितना आएगा। सारी चीज़ अपने पास हो चुकी है। तो ये आपका आ गया 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 64,600 प्लस 22,500 प्लस 14,000, दिस इज 4,25,000। एक मिनट, ये मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये 3 लाख कहाँ से आ गया भाई, 25,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 3 ही लाख आएगा भाई। कैलकुलेशन तो सही चल रही है हमारी, एक बार फिर से करके देख लें। 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 12,000 64,600 22,500। एक मिनट, कैलकुलेटर में टाइप ना कुछ हो नहीं पाया था। 4,25,100, 4,25,100, दिस इज आवर ग्रॉस सैलरी। ये हमारी बताइए क्या आ गई है, ग्रॉस सैलरी। इसमें से माइनस करेंगे सेक्शन 16 क्लॉज 1A की,
स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी 50,000 50,000। फिर माइनस करेंगे सेक्शन 16 क्लॉज 2 दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि इसमें दे नहीं रखा नील। फिर हम माइनस करेंगे सेक्शन 16 क्लॉज 3 प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स आर्टिकल नंबर आप लोग मुझे बताएं कौन से आर्टिकल के तहत प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, आप बताना प्लीज़। और कितना है इसका प्रोफेशनल टैक्स, ये है इसका 2,000 रुपये। प्रोफेशनल टैक्स कितना है 2,000, तो जो 2,000 हमने पे किया है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा पूरा पूरा 2,000। अब जो बचेगा दैट इज नेट सैलरी। ये क्या बचेगी आपकी नेट सैलरी। तो चलो 4,25,100 में से माइनस कर देंगे 50,000 और 2,000, तो ये आपका 3,73,100। 3,73,100। बोलो बात क्लियर है, बताइए यहाँ तक कोई डाउट। मैं उम्मीद करूँगा यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन किए और मैं उम्मीद करूँगा ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अभी जो और क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करें, मतलब कराऊंगा मैं पूरा, ठीक है कराऊंगा पूरा। तो अगली वीडियो को वेट करना, अगली वीडियो के अंदर बचे हुए पार्ट हम अपने पास कर लेंगे और आईसीआई के मॉड्यूल के सारे अच्छे क्वेश्चंस हम उठाएंगे, ठीक है, जो लास्ट में दे रखे हैं सैलरी चैप्टर के, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। इसके नोट्स चाहिए तो टेंशन नहीं लेना, नोट्स सारे के सारे टेलीग्राम पर अपलोडेड है, वहां से आके सीधा डाउनलोड कर लीजिए सो दैट आपका टाइम बचेगा, सीधा प्रिंट आउट निकाल के आप काम करना शुरू करिए, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए peace out।